सोचिए दोस्तों, एक तरफ दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर अमेरिका, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश जो सालों से सेंशन, प्रेशर और मिलिट्री थ्रेट्स की वजह से झुका नहीं, ईरान। और इन दोनों के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिसाइल और मिलिट्री स्ट्राइक नहीं है, ये कहानी है ऑयल की, इकोनॉमी की, इलेक्शंस की, ट्रेड रूट की और ग्लोबल पावर बैलेंस की। अगर आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट भारत के एक स्टूडेंट या मिडिल क्लास फैमिली को अफेक्ट नहीं करता, तो आज का वीडियो आपका प्रोस्पेक्टिव बदल सकता है। मैप पर देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। पहली नजर में यह सिर्फ एक सी रूट लगता है, लेकिन रियलिटी में दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रूट से गुजरता है। यानी अगर यहां टेंशन बढ़ती है तो उसका इंपैक्ट सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है। ऑयल मार्केट पूरा रिएक्ट करता है, शिपिंग कंपनीज रिएक्ट करती हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट रिएक्ट करता है और आखिर में इसका असर आम लोगों तक पहुंचता है, यानी आपकी और मेरी जेब तक। इसलिए पूरी दुनिया की नजर इसी कॉन्फ्लिक्ट पे है। कॉन्फ्लिक्ट के बाद ग्लोबल एनर्जी मार्केट में वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है, शिपिंग सेक्टर में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। इन्वेस्टर्स भी इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, यानी कि बैटलफील्ड मिडिल ईस्ट में है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक वाइब्रेशंस पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। अब सवाल आता है कि अमेरिका और ईरान चाहते क्या हैं? अमेरिका का ऑब्जेक्टिव काफी क्लियर है, ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को लिमिट करना, रीजनल इन्फ्लुएंस को मेंटेन करना, अपने अलायंसेस को सपोर्ट करना, मिडिल ईस्ट में स्ट्रेटेजिक पोजीशन को स्ट्रांग रखना। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक ईरान इशू नहीं है, ये क्रेडिबिलिटी का इशू बन गया है, क्योंकि अगर अमेरिका वीक दिखता है तो उसके अलायंसेस भी सवाल पूछने लगते हैं। अब ईरान की तरफ आते हैं तो ईरान का ऑब्जेक्टिव भी काफी क्लियर है, अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करना, रिजीम सर्वाइवल को इंश्योर करना, रीजनल इन्फ्लुएंस को प्रिजर्व करना और इकोनॉमिक सैंक्शन से रिलीफ पाना। ईरान के लिए कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिलिट्री चैलेंज नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वाइवल का भी चैलेंज बन चुका है। ईरान पहले से ही सैंक्शंस की वजह से प्रेशर में था, कॉन्फ्लिक्ट ने इस सिचुएशन को और डिफिकल्ट बना दिया है। इन्वेस्टमेंट प्रेशर, करेंसी प्रेशर, इन्फ्लेशन का प्रेशर और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। ईरान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बैटलफील्ड नहीं, इकोनॉमी है। कह सकते हैं कि अमेरिका मिलिटरीली तो काफी स्ट्रांग है, लेकिन वॉर का कॉस्ट अमेरिका को भी पे करना पड़ता है। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, नेवल ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक और डिफेंस स्पेंडिंग। और अगर एनर्जी प्राइस हाई रहते हैं तो इन्फ्लेशन का प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है। अब यहां पे स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ट्रंप सिर्फ ईरान को मैनेज नहीं कर रहे हैं, उन्हें अमेरिका के अंदर भी चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। अमेरिका में प्रेसिडेंट पावरफुल होता है, लेकिन कांग्रेस और सेनेट भी इक्वली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। कांग्रेस को आप अमेरिका के पार्लियामेंट की तरह समझ सकते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को आप लोअर हाउस और सेनेट को आप अपर हाउस कह सकते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस आपके बजट अप्रूव करते हैं, फंडिंग डिस्कस करते हैं और फॉरेन पॉलिसी पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, यानी प्रेसिडेंट हर डिसीजन अकेले नहीं ले सकता। ट्रंप के लिए ये इकोनॉमी भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन चुका है। अगर आपके फ्यूल प्राइस हाई रहते हैं, इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ता है और इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स वीक होते हैं, तो इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है। और अमेरिकन पॉलिटिक्स में इकोनॉमी का रोल बहुत बड़ा होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर को समझने की जरूरत है, इजराइल। कई एक्सपर्ट्स के हिसाब से अमेरिका और ईरान के बीच की टेंशन में इजराइल को अलग से नहीं देखा जा सकता, यानी कि इजराइल के बिना यह स्टोरी बिल्कुल अधूरी है। इजराइल का मानना है कि ईरान उसके नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। इजराइल के कंसर्न्स हैं कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, ईरान का रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप्स और ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशन। इसीलिए इजराइल लंबे समय से ईरान पर प्रेशर बनाने की पॉलिसी का सपोर्ट करता रहा है।
अमेरिका और इसराइल के रिलेशनशिप ट्रेडिशनली काफी क्लोज रहे हैं। इसलिए जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन बनती है तो वॉशिंगटन सिर्फ अपने इंटरेस्ट ही नहीं बल्कि इसराइल की सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी ध्यान में रख के चलता है। यही वजह है कि ईरान पॉलिसी अमेरिका के लिए सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं, स्ट्रेटेजिक अलायंस का भी इशू बन चुका है। अब कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, दुनिया की बड़ी पावर भी इस सिचुएशन को अपने अपने नजरिए से देख रही हैं। चाइना डायरेक्टली इस वॉर में नहीं है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग जाइंट है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग जाइंट्स बोलते हैं तो उसमें आपकी कंपनीज जैसे BYD, हुआई, Xiaomi, लेनोवो और हजारों फैक्ट्रीज शामिल है और इन सबको एनर्जी चाहिए और इसीलिए ईरान चाइना के लिए इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स बना हुआ है। चाइना नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट कंप्लीटली अनस्टेबल हो जाए, लेकिन अमेरिका का अटेंशन अगर मिडिल ईस्ट में बिजी रहता है तो चाइना के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो सकती हैं। अमेरिका के सैंक्शन के बाद इंडिया ने ईरान से ऑयल इंपोर्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया, क्योंकि इंडिया को ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों को ध्यान में रखना है। चाइना ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी और ईरानियन ऑयल को बाय करना कभी भी पूरी तरीके से रोका नहीं। यही इंडिया और चाइना की अप्रोच का मेजर डिफरेंस दिखाई देता है। रशिया भी इस कॉन्फ्लिक्ट को ध्यान से देख रहा है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर में से एक है। अगर ऑयल प्राइस एलिवेट रहते हैं तो रशिया को इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही अमेरिका का स्ट्रेटेजिक फोकस भी डिवाइड हो सकता है। इसीलिए एनालिस्ट रशिया को इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी भी मानते हैं। एक बार फिर से भारत पे आते हैं। इंडिया की सिचुएशन सबसे कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इंडिया को साइमल्टेनियसली रिलेशन मेंटेन करने होते हैं अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, ईरान के साथ, इजराइल के साथ और गल्फ कंट्रीज के साथ। इसी को स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कहते हैं। अगर ऑयल मार्केट प्रेशर में रहता है तो इंडिया का इंपोर्ट भी इंपैक्ट हो सकता है। हॉर्मुज रोड पर टेंशन शिपिंग कॉस्ट को अफेक्ट कर सकती है। मिलियंस ऑफ इंडियंस गल्फ कंट्री में रहते हैं और काम करते हैं और इसी वजह से रीजनल इंस्टेबिलिटी के सिचुएशन में उनकी सेफ्टी और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा कंसर्न बन सकता है। अगर हम वॉर के फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर मैं पहले सिनेरियो की बात करूं तो लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट सबसे लाइकली सिनेरियो, जहां पे टेंशन रहेगी, स्टेटमेंट आएंगी, सैंक्शंस रहेंगे, लेकिन फुल स्केल वॉर हमेशा अवॉइड की जाएगी। अगर दूसरे सिनेरियो की बात करें तो ऑयल शॉक। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सीरियसली डिस्टर्ब होता है तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और अगर हम थर्ड सिनेरियो की बात करें तो नेगोशिएशन सेटलमेंट। अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी चाहेगा, ईरान सैंक्शंस रिलीफ चाहेगा, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है, इसीलिए पीस प्रोसेस आसान नहीं होगा। अब हम एक आउटलुक मैट्रिक्स को देखते हैं। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो शायद आपको पूरी इस स्टोरी का क्रक्स समझ में आ जाएगा। यूएसए आपका इन्फ्लुएंस मेंटेन करना चाहता है, ईरान सर्वाइवल और स्टेबिलिटी देख रहा है, इजराइल सिक्योरिटी और डेटरेंस देख रहा है, जबकि चाइना स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज देख रहा है, रशिया एनर्जी एडवांटेज। चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक बैलेंस बहुत जरूरी है। और शायद इसी मैट्रिक्स में आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर मैं अब इसे फाइनली कंक्लूड करना चाहूं तो अमेरिका इन्फ्लुएंस के लिए लड़ रहा है, ईरान सर्वाइवल के लिए, इजराइल सिक्योरिटी के लिए, चाइना अपॉर्चुनिटीज को कैलकुलेट कर रहा है, रशिया एनर्जी एडवांटेज को देख रहा है और इंडिया बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए सिर्फ अमेरिका और ये ईरान की कहानी नहीं है, ये ऑयल, इकोनॉमी, इलेक्शन, ट्रेड रूट्स और ग्लोबल पावर बैलेंस की कहानी है।
और आज की दुनिया में सिर्फ मिसाइल्स ही पावर नहीं है, कभी कभी ऑयल प्राइस, शिपिंग रूट्स, इकोनॉमिक प्रेशर उतने ही पावरफुल वेपन बन जाते हैं। अमेरिका इन्फ्लुएंस के लिए लड़ रहा है, ईरान सर्वाइवल के लिए, इजराइल सिक्योरिटी के लिए, चाइना अपॉर्चुनिटीज के लिए, रशिया एनर्जी एडवांटेज के लिए और इंडिया बैलेंस के लिए। बैटलफील्ड पर जो दिखता है कहानी कई बार उससे बहुत अलग और बहुत बड़ी होती है। यहाँ पे मैं वीडियो को विराम दूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। जय हिंद दोस्तों।